यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह कमजोर पैदा हुआ। उसके अपनों ने कभी उसे अपना नहीं माना। हर दिन उसका मजाक बनाया गया, उसे नीचा दिखाया गया और धीरे धीरे उसके खिलाफ ऐसी साजिश रची गई जहां उसकी मौत ही उनका इकलौता मकसद बन गई थी। अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा दे दें, तुमसे सब कुछ छीन लें और तुम्हें मौत के हवाले कर दें, तो क्या तुम अपनी किस्मत मान लोगे या फिर वापस लौटकर उन सब की दुनिया हमेशा के लिए बदल दोगे? चेओन यो वुन की जिंदगी भी उसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। और फिर एक ऐसी चीज उसकी जिंदगी में आई जो इस दुनिया की थी ही नहीं, नैनो मशीन, जिसने उसके शरीर के साथ साथ उसकी पूरी किस्मत को दोबारा लिखना शुरू कर दिया। नैनो मशीन के आने के बाद चोन यो वुन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, लेकिन रास्ते में कई सवाल हैं। क्या इतनी ताकत उसके लिए एक वरदान थी या फिर ये आने वाले एक और भी खतरनाक इम्तिहान की शुरुआत थी? बहुत समय पहले जियांगहू के मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी रक्षा और दुश्मनों से बचने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मार्शल आर्ट्स दुश्मनों को ज्यादा तेजी से खत्म करने का एक खतरनाक और जटिल हथियार बन गया। साधारण पैंतरे अब जानलेवा हरकतों में बदल चुके थे और सांस लेने की तकनीकें शरीर की अंदरूनी ऊर्जा का आधार बन गई थी। पुरानी पीढ़ियों ने अपनी सीखी हुई विद्याओं को किताबों के रूप में आने वाली पीढ़ियों को सौंपा, जिससे मार्शल आर्ट्स का और भी विकास हुआ। जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट्स आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। वे हवा की तरह पेड़ों पर दे उड़ट सकते थे, अपनी मुट्ठियों से पत्थर तोड़ सकते थे और तलवार के एक ही वार से पेड़ों को काट सकते थे। इन असाधारण लोगों को वुलिन कहा जाने लगा, लेकिन ताकत की भूख कभी खत्म नहीं होती। वुलिन के लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग गुट यानी क्लान्स बना लिए। जो लोग इंसाफ और सम्मान चाहते थे उन्होंने खुद को फोर्स ऑफ जस्टिस कहा। जिन्हें क्रूरता और हिंसा से कोई परहेज नहीं था वे फोर्स ऑफ ईविल कहलाए। और इन सब के अलावा एक ऐसा गुट भी था जिसे सिर्फ और सिर्फ ताकत की तलाश थी। उन्हें कहा जाता था द डेमोनिक कल्ट। आज का वुलिन इन्हीं तीन ताकतों के बीच बांटा हुआ था। जियांगहू के दक्षिण में 10,000 माउंटेन्स नाम की एक जगह थी। यह एक वर्जित क्षेत्र था क्योंकि यह उसी खूंखार डेमोनिक कल्ट का घर था। इसी कल्ट के महल से बहुत दूर घने जंगल के बीचों बीच एक टीनेजर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लद्दक्का बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा चोट के निशानों से भरा था, जो साफ बता रहा था कि भागने से पहले उसे कितनी बेरहमी से पीटा गया था। कमीने, लद्दके ने थूकते हुए कहा। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि 5 नकाबपोश कातिल उसका रास्ता रोककर खड़े थे। वह पिछले आधे घंटे से अपनी जान की बाजी लगाकर भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उनसे बच नहीं सकता। लद्दके ने अपने कांपते पैरों को संभाला और उन कातिलों को घूर कर देखा। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों की वो खौफनाक मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक कातिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने यहाँ तक भागकर अच्छा किया। प्रिंस चुन, दूसरा कातिल हंसा। हाँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते सो ही गया था। प्रिंस चुन ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ दी। अगर वे यहाँ पहले से उसका इंतजार कर रहे थे तो उसका इस दिशा में भागना पूरी तरह से बेकार था। नकाबपोश आदमियों ने अपनी पीठ से तलवारें निकाल ली। उनकी आंखों में प्रिंस के लिए सिर्फ मौत लिखी थी। प्रिंस मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैंने यहाँ तक भागने में अपनी सारी इंटरनल एनर्जी खत्म कर दी है। मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन मौत सामने होने के बावजूद उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक भयंकर गुस्सा था। प्रिंस चुन चीखा, क्यों? मैंने तो पहले ही एकेडमी ज्वाइन करने का इरादा छोड़ दिया, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नकाबपोश कातिल ने ठंडी आवाज में कहा, प्रिंस, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास गद्दी पर बैठने का अधिकार है, मौत ही आपकी नियति है। तभी एक और कातिल ने ताना मारा, चुपचाप सरेंडर कर दो। भले ही तुम्हारी रगों में किसी नीच किसान का खून दौड़ रहा हो, लेकिन हम अपने लॉर्ड के खून का अपमान नहीं होने देंगे। ये सुनते ही प्रिंस का खून खौल उठा। उसे अपनी माँ का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। कमबख्त कमीनों, अगर उसे मरना ही है तो वह बिना लद्दे अपनी जान नहीं देगा। प्रिंस ने तुरंत एक खंजर निकाल लिया। उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी थी। जो कुछ भी वह जानता था उसने सिर्फ अपने गार्ड वॉरियर जांग को देखकर सीखा था। कातिलों के लीडर ने आदेश दिया, मार डालो इसे। चारों कातिल एक साथ प्रिंस पर टूट पड़े। प्रिंस को लगा कि वह उन्हें थोड़ी देर तक रोक लेगा, लेकिन वह गलत था। हाँ, एक कातिल ने अपनी तलवार की मूठ से प्रिंस की कलाई पर जोरदार वार किया। खंजर प्रिंस के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कातिल ने प्रिंस की गर्दन दबोच ली। प्रिंस का चेहरा लाल पड़ने लगा, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। तभी दूसरे कातिल ने चीख कर कहा, बचकर। क्या? खचाक, एक खंजर सीधे उस कातिल की ठुड्डी में घुस गया। प्रिंस चुन ने एक और खंजर छिपा रखा था और इस अचूक वार ने उस नकाबपोश को वहीं ढेर कर दिया। नकाबपोशों का लीडर यह देखकर हैरान रह गया। क्या बिना किसी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के एक आम लड़के ने
मेरे के एक लड़के को मार दिया, हरामजादे, खत्म कर दो इसे, लीडर चिल्लाया। तभी एक और कातिल दियो डरकर आया। उसने प्रिंस के पेट पर एक जोरदार लात मारी और अपनी तलवार सीधे प्रिंस के पेट में आग पार कर दी। प्रिंस चुन दर्द से तरपाप उठा। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना भयानक दर्द कभी महसूस नहीं किया था। पेट में तलवार घुसते ही उसके गले से खून का फव्वारा फूट रहा। प्रिंस मन ही मन सोचता है, धत तेरे की, तो मेरा दाम दूसरी बार काम नहीं आया। लेकिन कम से कम एक कातिल को मारने की तसल्ली उसके दिल में थी। कातिल ने प्रिंस के उस खुले घाव पर अपना पांव रख दिया। प्रिंस दर्द से चीखने लगा। जमीन उसके खून से लाल हो चुकी थी। कातिल हंसते हुए बोला, धीरे धीरे मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। तभी अचानक आसमान से एक तेज सफेद रोशनी चमकी, जैसे कोई बिजली गिरी हो। जब रोशनी हटी तो नकाबपोश कातिलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? खून का एक फव्वारा छूटा। जिस कातिल ने प्रिंस के घाव पर पैर रखा हुआ था, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब हो चुका था। उसका आधा शरीर पिघल चुका था। ये क्या है? प्रिंस भी सदमे में था। उसने देखा कि सफेद रोशनी की एक किरण ने उस आदमी को छू लिया था और उसका शरीर पिघल गया। लीडर ने कांपते हुए उंगली उठाई। वो रहा, सामने अजीब से चमकते हुए कपड़े पहने एक अनजान आदमी खड़ा था और अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। है वह कोई मूवमेंट स्किल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में ही गायब हो गया हो। तभी सफेद रोशनी की एक और किरण चमकी और दूसरे कातिल को भी राख में बदल दिया। लीडर घबरा गया। कोई इसकी मदद कर रहा है। यह सफेद रोशनी, क्या यह कोई एनर्जी बीम है? लीडर ने पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी एक और बिजली और लीडर भी हमेशा के लिए गायब हो गया। बचे हुए आखिरी कातिल ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन मौत की उस रोशनी ने उसे भी नहीं छोड़ता। सबके मारे जाने के बाद मौत की कगार पर प्रिंस चुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अलविदा कमीनो। तभी वह सिल्वर कपड़े पहने आदमी प्रिंस के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तो मेरे पूर्वज मरते वक्त भी इतने ही निडर थे। पूर्वज? प्रिंस ने अपनी भौहें सिकोड़ दी, लेकिन उसके शरीर में इतना खून बह चुका था कि वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तभी उस अनजान आदमी की कलाई से बीप बीप की आवाज आने लगी। आदमी ने अपनी छोटी सी बैग से एक अजीब सी सिरिंज निकाली और कहा, मैं थोड़ा जल्दी आना चाहता था ताकि तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखा सकूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। उस आदमी ने वह सिरिंज प्रिंस के कान के ठीक पीछे लगा दी। फिर उसने एक और सिरिंज निकाली और उसे सीधे प्रिंस के दिल में उतार दिया। ओग, इसे देखकर ही मुझे दर्द हो रहा है, वह आदमी बुदबुदाया। फिर उसने प्रिंस की तरफ देखा और कहा, हे पूर्वज, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना और अपने वंशजों की जिंदगी आसान बना देना, ठीक है? यह नैनो मशीन सबसे लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? प्रिंस की आंखें बंद होने लगीं और वह आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। तभी प्रिंस के कानों में एक अजीब सी मशीनी और रोबोटिक आवाज गूंजने लगी। सीरियल नंबर 03445325893। स्काई कॉर्पोरेशन की 7वीं पीढ़ी की नैनो मशीन को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसके बाद हम प्रिंस चुन के वफादार रक्षक जंग को देखते हैं। वह अपनी मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करते हुए बिजली की रफ्तार से जंगल की तरफ दौड़ रहा था। उसे लगा था कि कातिलों ने प्रिंस चुन को मार दिया होगा, लेकिन जब जांग उस जगह पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी जगह खून से लथपथ थी और चारों तरफ बिना धड़ वाली लाशें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पिघला दिया हो। सिर्फ एक कातिल की लाश पूरी थी, जिसके सिर में एक खंजर घुसा हुआ था। जांग ने उस खंजर को पहचाना। यह तो वही खंजर है जो मैंने प्रिंस को उनके 10वें जन्मदिन पर दिया था। जांग हैरान था। उसने प्रिंस को कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाई थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक प्रिंस डेमोनिक एकेडमी में शामिल नहीं हो जाते वह उन्हें कुछ नहीं सिखाएगा। बिना किसी ट्रेनिंग के प्रिंस ने एक कातिल को मार गिराया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ओह प्रिंस! जांग की नजर जमीन पर प्रिंस चुन पर गई। जमीन खून से लाल हो चुकी थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि प्रिंस का बचना नामुमकिन है। प्लीज नहीं। जांग मन ही मन डरा हुआ था। अगर प्रिंस यहाँ मारे गए तो वह उनकी माँ को क्या मुंह दिखाएगा? लेकिन तभी जांग को कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से सुना। प्रिंस की सांसें चल रही थीं। उनके फटे हुए कपड़ों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके पेट में तलवार घोंपी गई है, लेकिन उनकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थीं। जांग का दिमाग सवालों से भर गया। क्या लॉर्ड ने उनकी जान बचाई? नहीं, लॉर्ड तो सिंहासन की लड़ाई में कभी दखल नहीं देते। तो फिर इन कातिलों को किसने मारा और प्रिंस का घाव कैसे भरा? सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए जांग ने बिना समय बर्बाद किए कातिलों की लाशों को दफनाया। प्रिंस को अपने कंधे पर उठाया और अपनी मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करके डेमोनिक कल्ट के महल की तरफ दौड़ पा। प्रिंस के दिमाग में एक अजीब सी मशीनी आवाज गूंज उठी, जिसने उनकी बेहोशी को तोड़ा। सेल्फ हीलिंग मोड को 80% पर रोक दिया गया है। मास्टर, कृपया उठ जाइए। प्रिंस चुन ने झटके से अपनी आंखें खोली। है? उसे याद था कि पेट में तलवार लगने और इतना खून बहने के कारण उसकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह जिंदा था।
और इसके साथ ही ऊग प्रिंस के सिर में इतना भयंकर और जानलेवा दर्द हुआ कि उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जांग ने खुशी से पूछा, प्रिंस आप उठ गए? क्या आप ठीक हैं? लेकिन दर्द इतना भयानक था कि प्रिंस कुछ बोल नहीं पाया और एक बार फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब प्रिंस चुन की नींद खुली, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह पसीना नहीं बल्कि कुछ बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा है। ओह, ये क्या है? हाँ? प्रिंस ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों पर एक अजीब सा गहरा ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था और उसकी बदबू वह इतनी भयानक थी कि प्रिंस का जिब्बा मचलने लगा। छी! यह काला और बदबूदार पदार्थ उसके पूरे शरीर से ऐसे बाहर निकल आया था जैसे उसके शरीर की सारी गंदगी और अशुद्धियां निचोड़ दी गई हों। यह सब क्या है? तभी उसके दिमाग में फिर से वही आवाज आई, मास्टर क्या आप उठ गए? क्या? प्रिंस चौंक गया। मास्टर क्या आप उठ गए? कौन हो तुम? प्रिंस तुरंत बिस्तर से खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह आवाज कमरे के बाहर से नहीं आ रही थी। मास्टर कृपया शांत हो जाइए। क्या ये आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आ रही है? प्रिंस ने मन में सोचा। बिल्कुल सही मास्टर। क्या? प्रिंस घबरा गया। उसने ये बात सिर्फ सोची थी और इस आवाज ने उसका दिमाग पढ़ लिया। क्या ये कोई टेलीपैथिक मैसेज में? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। टेलीपैथी वो तकनीक थी जिसे बेहद ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट अपनी इंटरनल एनर्जी के जरिए दूसरों को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने बचपन में एक बार इसे महसूस किया था, जो एक ऊर्जा की लहर जैसा लगता था, लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी। मुझे नहीं पता कि यह टेलीपैथिक मैसेज क्या होता है, लेकिन आप मुझे अपने कानों से नहीं सुन रहे हैं मास्टर। क्या? तुम कौन हो? प्रिंस ने हवा में देखा। उसे लगा कि जो भी सीधे उसके दिमाग में बोल सकता है वह कोई बहुत ही शक्तिशाली हस्ती होगी। मैं स्काई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई 7वीं पीढ़ी की नैनो मशीन। मेरा काम मास्टर के दिमाग को सपोर्ट करना है। रुको, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रिंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस स्काई कॉर्पोरेशन और दिमाग को सपोर्ट करने जैसी बातों का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं 7वीं पीढ़ी की नैनो मशीन। यह सुनकर प्रिंस सुन्न पड़ गया। नैनो मशीन, लेकिन प्रिंस के कानों में यह शब्द कुछ और ही सुनाई दिया। नैनो मशीन यानी इविल गॉड सिस्टम वॉइस। हाँ, मैं नैनो मशीन हूँ। प्रिंस का चेहरा खौफ से भर गया। इविल गॉड मासिन वो शैतानी देवता था जिसकी डेमोनिक कल्ट पूजा करता था और पूरे कल्ट में सिर्फ लॉर्ड को ही उस भगवान से बात करने का अधिकार था। क्या तुम सच में इविल गॉड हो? प्रिंस तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज खौफ और सम्मान से कांप रही थी। वह अपने ही दिमाग में मौजूद एक AI मशीन को अपना भगवान मानकर उसके सामने सिर झुका चुका था और वहीं दूसरी तरफ नैनो मशीन को यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि उसके मास्टर ने हर एक बात का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लिया है। उस लड़के का नाम था चुन योवन। वह चुन परिवार का हिस्सा था जो डेमोनिक कल्ट का सबसे ऊंचा और शाही परिवार माना जाता था। चूंकि इस परिवार का सीधा खून का रिश्ता खुद महान लॉर्ड से था, इसलिए दुनिया को लगता था परिवार के सभी लोग बेहद ताकतवर होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। कल्ट की सत्ता असल में उन 6 मुख्य परिवारों के हाथों में थी जिनसे लॉर्ड की 6 पत्नियां आती थीं और चुनयोन वह उन 6 परिवारों में से किसी का हिस्सा नहीं था। उसकी माँ लेडी हुआ लॉर्ड के चेंबर में काम करने वाली महज एक मामूली गुलाम थी। भले ही वह एक गुलाम का बेटा था, लेकिन उसमें लॉर्ड का खून था, इसलिए उसे गद्दी का उत्तराधिकारी माना जा सकता था। हालांकि गद्दी तक पहुंचना तो दूर की बात थी, उसकी जिंदगी हर पल मौत के साये में गुजर रही थी। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण था लॉर्ड का लेडी हुआ से बेइंतहा प्यार करना। लॉर्ड को अपनी उन 6 अमीर और ताकतवर पत्नियों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वे एक मामूली गुलाम से प्यार कर बैठे। इस बात ने उन 6 पत्नियों के दिलों में नफरत और जलन की ऐसी आग भड़काई जिसका शिकार बेचारा चुनयोन अपनी पैदाइश से ही हो रहा था। अपनी 15 साल की जिंदगी में योन ने अनगिनत बार मौत का सामना किया था और पिछले 7 दिनों से ये जानलेवा हमले अचानक बहुत बढ़ गए थे। कारण क्योंकि अब योन के डेमोनिक एकेडमी में शामिल होने का समय आ गया था। अगर वह एक बार एकेडमी के अंदर चला गया तो वह वहां मार्शल आर्ट्स सीखकर अपनी खुद की ताकत बना सकता था। और सबसे बड़ी बात, एकेडमी के अंदर किसी भी बाहरी इंसान का आना सख्त मना था, जिससे योन की सुरक्षा पक्की हो जाती। यही वजह थी कि वे 6 परिवार एकेडमी जाने से पहले ही योन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहते थे। योन अभी भी जमीन पर बैठा था। उसका शरीर उस चिपचिपे और बदबूदार काले पदार्थ से ढका हुआ था। उसने अपने दिमाग में गूंज रही उस आवाज से पूछा, भगवान क्या आपने मेरी जान बचाई? अगर आप उन दुश्मनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की तो नहीं, लेकिन अगर आप सेल्फ हीलिंग मोड के बाद अपने घाव भरने की बात कर रहे हैं तो हाँ मास्टर। ये सेल्फ हीलिंग क्या होता है? योन को नैनो मशीन के भारी भरकम शब्द बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। नैनो मशीन तुरंत समझ गया कि इस तरह से बात नहीं बन पाएगी। मास्टर के दिमाग में बेसिक इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। इस युग और संस्कृति के हिसाब से
सही शब्दों की खोज की जा रही है। मास्टर, मैं वो इविल गॉड नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। योन हैरान रह गया। आवाज अभी भी मशीनी थी, लेकिन बात करने का तरीका बदल गया था। क्या? तो फिर तुम कौन हो? मैं आपके दिमाग में अपने बारे में बेसिक जानकारी मैनुअल भेज रही हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? योन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया और अगले ही पल धमाका। योन के दिमाग में एक साथ हजारों वीडियो, तस्वीरें और डेटा किसी फ्लैश की तरह चमकने लगे। उसकी आंखें तेजी से फड़कने लगीं, उसका सिर चकराने लगा और वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिरा और उसने उल्टी कर दी। ओग, हाँ। सीधे दिमाग में जानकारी मिलने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। अगली बार आपको चक्कर नहीं आएंगे। योन ने खुद को संभाला। यह अविश्वसनीय था। उसने अभी तक कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं था, लेकिन अब वह जानता था कि उसके दिमाग में एक बेहद एडवांस तकनीक से बनी एक मशीन फिट है। तो तुम नैनो मशीन हो? हाँ मास्टर। क्या यह सच है कि मेरे शरीर के अंदर हजारों मशीनें घुस चुकी हैं? ये सही है मास्टर। इस वक्त आपके शरीर में 6 अरब 48 करोड़ 20 लाख और 40 हजार नैनो मशीन्स मौजूद हैं। इतनी भारी संख्या सुनकर योन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली हुई कि वह किसी इंसान या खौफनाक भगवान से नहीं, बल्कि एक मशीन से बात कर रहा है। वह सोच ही रहा था कि आखिर यह मशीन उसके शरीर में डाली किसने। खटखट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिंस, मैं जांग हूँ और मेरे साथ डॉक्टर बैक आए हैं। योन हड़बड़ा गया। वह कैसे समझाता कि वह एक मशीन से बात कर रहा है। उसने घबराकर कहा, तो तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। मास्टर, संवाद करने के लिए मैं आपके विचार भी पढ़ सकती हूँ। मैं समझ गया, बस चुप रहो। साइलेंट मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। योन जल्दी से बिस्तर पर लेटा और खुद को कंबल से ढक लिया। दरवाजा खुला और जांग के साथ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर आया। प्रिंस शायद सो रहे हैं। तो हम। जांग ने बिस्तर पर लेटे योन को देखा और दौड़कर उसके पास गया। प्रिंस, क्या आप ठीक हो? जांग ने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। कमरे में एक सड़ी हुई लाश से भी बदतर बदबू फैल रही थी। यह कैसी बदबू है? योन नैनो मशीन से बात करने के चक्कर में भूल ही गया था कि उसका शरीर अभी भी उस काले बदबूदार पदार्थ से लिपटा हुआ है। तभी डॉक्टर बाक आगे आए। उनके चेहरे पर एक गहरी दिलचस्पी थी। वे कल्ट के सबसे महान डॉक्टर थे, जिन्हें लोग डेमन डॉक्टर कहते थे। प्रिंस चुन, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? अपना हाथ मुझे दीजिए, मुझे आपकी पल्स चेक करनी है। योन झिझक रहा था क्योंकि उसके हाथ उस काले कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने परवाह नहीं की और उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर तक नब्ज चेक करने के बाद डॉक्टर बाग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। ये तो बहुत दिलचस्प है, जांग घबरा कर बोला। क्या हुआ डॉक्टर बाग? क्या प्रिंस की तबीयत खराब है? डॉक्टर बाग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, बल्कि यह तो एक चमत्कार है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिंस के शरीर से सारी अशुद्धियां और गंदगी बाहर निकल चुकी है और उनके शरीर के सारे एनर्जी फ्लो एक्टिवेट हो गए हैं। क्या इन्होंने कोई बहुत ही दुर्लभ जादुई दवा खाई है? प्रिंस, अब आपके पास मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और परफेक्ट शरीर है। क्या? योन सदमे में था। अब उसे समझ आया कि वह काला पदार्थ कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसके शरीर की वह गंदगी थी जो उसे अंदर से कमजोर बना रही थी। अब वह इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता था। योन ने मन ही मन सोचा, हे नैनो मशीन, क्या यह सब तुमने किया है? साइलेंट मोड डीएक्टिवेट किया जा रहा है। हाँ मास्टर, नैनो मशीन्स ने आपके शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकाल दिया है और आपकी मांसपेशियों, खून की नसों और जोड़ों को आपके शरीर के सबसे बेहतरीन आकार में ढाल दिया है। वाह! योन अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। उसने एक आखिरी बार पूछा, क्या तुम सच में इविल गॉड नहीं हो? मैं एक मशीन हूँ, इविल गॉड नहीं मास्टर। नैनो मशीन ने अपनी ठंडी और मशीनी आवाज में जवाब दिया और यहीं पर योन की जिंदगी का एक नया और खौफनाक सफर शुरू होता है, जहां अब वह कमजोर नहीं बल्कि डेमोनिक कल्ट का सबसे बूढ़ा खतरा बनने वाला था। सोमो चुन योवुन भले ही उम्र में एक लड़का था, लेकिन वह बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतने धोखे, तकलीफें और जानलेवा हमले झेले थे कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और चालाक बन चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर आपके पास कोई ताकत या हथियार है तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहला नियम है उसे दुनिया से छुपा कर रखना। मुझे किसी भी कीमत पर यह राज छुपाना होगा कि मेरे अंदर एक नैनो मशीन है। योन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस युग की कोई भी मेडिकल साइंस नैनो मशीन का पता नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर बाग के सामने घबरा रहा था, क्योंकि डॉक्टर बाग उन 6 मुख्य परिवारों में से एक दोकमजोंग परिवार का हिस्सा थे। उम्मीद है कि इन्हें कुछ शक नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर बाग खुद गहरे सोच में डूबे हुए थे। योन के शरीर में हुए इस जादुई बदलाव ने उन्हें हैरान कर दिया था। डॉक्टर बाग को लगा था कि यह लड़का हमेशा कमजोर ही रहेगा, लेकिन अब इसका शरीर मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए दूसरे किसी भी राजकुमार से ज्यादा परफेक्ट हो चुका था। डॉक्टर बाग ने मन ही मन सोचा, इसे जरूर किसी ने मदद दी है, लेकिन कौन? तभी डॉक्टर बाग के दिमाग में एक ही नाम आया, द लॉर्ड
चुन्यूजोंग। आखिरकार यह उनका ही बेटा है। शायद लॉर्ड ने ही छुपकर इसकी मदद की है। अगर लॉर्ड खुद इसके पीछे हैं तो मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाक ने योन को ताकत वापस पाने की कुछ दवाइयां लिख कर दी और वहां से चले गए। कमरे में अब सिर्फ योन और उसका रक्षक जांग बचे थे। योन भावुक होकर जांग की तरफ एमडा। अगर जांग सही वक्त पर नहीं आता तो शायद आज वह जिंदा नहीं होता। जांग, मेरी जान बचाने और मुझे वापस लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत। इससे पहले कि योन अपनी बात पूरी कर पाता, जांग ने एक अजीब सा मुंह बनाया और रूखी आवाज में कहा, मुझे माफ कीजिएगा प्रिंस, लेकिन पहले आपको नहाना पड़ेगा। आपसे बहुत भयानक बदबू आ रही है। ठीक है। जल्द ही दासों ने गर्म पानी का टब तैयार किया। गर्म पानी के टब में नहाते हुए योन को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्या दुनिया मेरी किस्मत बदलना चाहती है? एक गुलाम का बेटा होने के नाते उसकी किस्मत तो पैदा होता तय हो गई थी, सिर्फ किसी तरह जिंदा बचना। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। योन ने अपने दिमाग में गूंज रही उस आवाज को पुकारा, हे नैनो मशीन। हाँ मास्टर। तुमने कहा था कि तुमने मेरे घाव भरे हैं। तुम किस हद तक मुझे ठीक कर सकती हो? मैं बाहरी और अंदरूनी घावों को बहुत तेजी से भर सकती हूँ, लेकिन अगर शरीर का कोई अंग कट जाए या खून बहुत ज्यादा बह जाए तो सेल रिप्लिकेशन के लिए लंबा समय लग सकता है। ओह, मैं समझ गया। योन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या मुझे इसे टेस्ट करके देखना चाहिए? मैं आपको खुद को चोट पहुंचाने की सलाह नहीं दूंगी। योन ने तुरंत पास रखे कपड़ों के ढेर से अपना खंजर उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली पर एक चीरा लगा दिया। आउच! दर्द के मारे योन की भौहें सिकुड़ गईं। हथेली से खून बहने लगा। तभी दिमाग में आवाज गूंजी, बाईं हथेली पर सेल्फ हीलिंग मोटिवेट किया जा रहा है। और अगले ही पल खून बहना रुक गया। देखते ही देखते योन की हथेली का घाव ऐसे गायब हो गया जैसे वहाँ कभी कोई कट लगा ही नहीं था। यह तो चमत्कार है। यह सच में काम करता है। योन ने पानी से बाहर निकलकर अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर वह इस नैनो मशीन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ले तो वह न सिर्फ सबसे ताकतवर बन सकता है, बल्कि उन सभी लोगों से चुन चुनकर बदला ले सकता है जिन्होंने उसे सालों तक तड़पाया है। दुश्मन का चेहरा। प्रिंस चुनमुकुम, डेमोनिक कल्ट के दक्षिणी महल के पास बोक माजोंग परिवार का विशाल घर था। इस घर के आंगन में गद्दी का तीसरा दावेदार प्रिंस चुनमुकेम गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसके ठीक सामने एक नकाबपोश आदमी घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। क्या यह कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों का कोई तुक बनता है? मुकुम इतनी जोर से चिल्लाया कि नकाबपोश की हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। मैंने तुम सबको सिर्फ एक कमजोर बिना मार्शल आर्ट्स वाले ली डके को मारने भेजा था और मेरे 5 बेहतरीन ले डाके मारे गए। नकाबपोश ने डरते हुए कहा, प्रिंस मुकुम, मुझे लगता है कि किसी ताकतवर वॉरियर ने उसकी मदद की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम सीधे इस तरह लेने की? मुकुम ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस चुन। यह चुन मुकुम ही था जिसने डेमोनिक एकेडमी शुरू होने से ठीक पहले योन को मारने के लिए अपने परिवार के हथियारों को भेजा था। मुकुम मन ही मन सोचने लगा, मैंने उसके रक्षक जांग को उससे दूर कर दिया था, फिर भी वह बच गया। इसका मतलब कोई और भी है जो उस कमीने की रक्षा कर रहा है। क्या पिताजी? लेकिन लॉर्ड के खिलाफ कुछ भी बोलना या सोचना मौत को दावत देने जैसा था। मुकुम की आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा इरादा चमक उठा। खैर कोई बात नहीं, लॉर्ड उसे एकेडमी के बाहर बचा सकते हैं, लेकिन एकेडमी के अंदर किसी भी रक्षक को जाने की इजाजत नहीं है। मुकुम ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए एक भयानक कसम खाई, मैं यह काम खुद अपने हाथों से नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एकेडमी के अंदर उस गुलाम के बेटे को मौत के घाट मुझे खुद ही उतारना पड़ेगा। 10,000 माउंटेन्स की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा था दुनिया का सबसे खौफनाक डिमोनिक कल्ट। इस कल्ट में वैसे तो कई छोटे बड़े परिवार थे, लेकिन इसकी असली सत्ता 6 मुख्य कबीलों के हाथों में थी। वाइज, सोर्ड, लॉयल, ब्लेड, पॉइजन और लस्ट कबीला। इन 6 परिवारों में से किसी का भी वारिस अगला लॉर्ड बन सकता था। कल्ट के नियमों के अनुसार लॉर्ड को इन 6 कबीलों की औरतों से शादी करनी होती थी और उनके बच्चे अपनी माँ के कबीले के में ही पलते बढ़ते थे। हर 10 साल में एक बार डेमोनिक एकेडमी के दरवाजे खुलते थे जहां इन राजकुमारों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। आज सुबह जांग हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपने खंजर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया वुलिन के नियमों के अनुसार छुपकर किसी और की ट्रेनिंग देखना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था, लेकिन जांग को पता था कि योन उसे रोज छुपकर देखता है। वह योन के लिए बुरा महसूस करता था क्योंकि योन कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता था, इसलिए जांग ने कभी उसे टोका नहीं। योन खिद्दकी से जांग को देख रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आज ही वह दिन है, योन ने सोचा। आज दोपहर को वह डेमोनिक एकेडमी के अंदर चला जाएगा और एक बार अंदर जाने के बाद वह हमेशा के लिए जांग की सुरक्षा खो देगा। काश मैंने जांग से उसकी कोई कला सीख ली होती। तभी उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, क्या आप रक्षक जांग के मूवमेंट्स को स्कैन करना चाहते हैं? क्या? योन की आंखें झटके से खुल गईं। नैनो, क्या तुम किसी इंसान की हरकत
हरकतों को भी स्कैन कर सकती हो? हाँ मास्टर, यह संभव है और इस वक्त मेरे पास कई मार्शल आर्ट्स तकनीकों का डेटा मौजूद है जिसे मैं सीधे आपके दिमाग में ट्रांसफर कर सकती हूँ। योन को भविष्य की इस एडवांस तकनीक का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे यह भी पता था कि जांग से बिना पूछे उसकी कला चुराना गलत है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। आज दोपहर उसे एकेडमी में मौत के मुंह में जाना था। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है नैनो, स्कैन करो। स्कैनिंग एक्टिवेट की जा रही है। योन की आंखों की पुतलियां तेजी से कांपने लगी। उसने जांग के हर एक मूवमेंट को घूरना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक लगातार जांग को देखने के बाद मूवमेंट स्कैन पूरा हुआ। दिमाग में ट्रांसफर शुरू किया जा रहा है। ट्रांसफर कंप्लीट। योन का सिर हल्का सा चकराया और फिर सब साफ हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी थी। नैनो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जांग के खंजर चलाने की सारी तकनीकें जानता हूँ। उसने तुरंत खिड़की बंद की ताकि जांग उसे न देख सके। योन ने अपने हाथ में एक खंजर पकड़ा और उसी बेसिक स्टेन्स में खरीदा हो गया जो जांग इस्तेमाल करता था। और फिर स्विश, उसने हवा में खंजर चलाया। योन ने अपनी जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था, लेकिन इस वक्त उसके मूवमेंट्स बिल्कुल जांग की तरह परफेक्ट थे। जिस कला को सीखने में जांग ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए, योन ने उसे नैनो की मदद से सिर्फ आधे घंटे में कॉपी कर लिया था। लेकिन तभी इन मूवमेंट्स के लिए मसल एनालिसिस पूरा हो गया है। क्या आप इसे अपनी मसलस में ट्रांसफर करना स्वीकार करते हैं? मसल ट्रांसफर? मुझे इसकी भी जरूरत है? योन ने हैरानी से पूछा। यदि आपके पास इन मूवमेंट्स को करने के लिए सही विकसित मांसपेशियां नहीं है, तो आप उग! इससे पहले कि नैनो अपनी बात पूरी कर पाती, योन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसके पूरे शरीर की नसें और मांसपेशियां बुरी तरह से फटने लगी। दर्द इतना भयानक था कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मांसपेशियों में डैमेज हुआ है क्योंकि आपका शरीर अब भी इन एडवांस मूवमेंट्स के लायक नहीं है। योन किसी तरह रेंगते हुए बिस्तर पर बैठा। वह हाँफ रहा था। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम इसे थोड़े आसान शब्दों में समझा सकती हो? ट्रांसलेशन कंप्लीट। मास्टर, आपने जांग की तरह 20 सालों तक शारीरिक ट्रेनिंग नहीं की है। आपके दिमाग ने तो सब सीख लिया है, लेकिन आपके शरीर को इन झटकों की आदत नहीं है। जब तक हम आपकी मांसपेशियों को इस कला के हिसाब से विकसित नहीं करते, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओह, अब मैं समझ गया। तो अगर तुम मेरे शरीर में मसल डेवलपमेंट का ट्रांसफर कर दो तो मुझे यह दर्द नहीं होगा? बिल्कुल सही। क्या आप ट्रांसफर शुरू करना चाहते हैं? इसमें कितना समय लगेगा? शरीर की मांसपेशियों को नया आकार देने के लिए अंदर मौजूद अरबों नैनो मशीनों की जरूरत। इस प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे का लोडिंग टाइम लगेगा। चूंकि अभी सुबह का वक्त था, इसलिए 2 घंटे बिताना कोई बेडिडी बात नहीं थी। मसल ट्रांसफर एक्टिवेट किया जा रहा है। इसके साथ ही शरीर में असहनीय दर्द होगा, इसलिए आपको एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाएगा। योन के अंदर का घमंड जाग गया। उसने हमेशा दर्द सहा था। क्या यह सच में इतना दर्दनाक है? क्या मैं बिना बेहोश हुए इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या आप बिना एनेस्थीसिया के आगे बढ़ना चाहते हैं? योन ने कुछ सेकंड सोचा और समझदारी दिखाते हुए कहा, अगर मैं दर्द बर्दाश्त न कर पाऊँ तो क्या तुम मुझे सुला दोगी? उसे बहुत जल्द एहसास होने वाला था कि उसने यह आखिरी लाइन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने से बचा ली थी। प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जैसे ही योन के शरीर के अंदर मौजूद अरबों नैनो मशीनों ने उसकी नसों और मांसपेशियों की तरफ रेंगना शुरू किया। उससे पहले हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। यह तो इतना भी बुरा नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड अग्घा, योन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी मांसपेशियां किसी गीले कपड़े की तरह मरोड़ दी जा रही थीं। दर्द इतना भयानक और अमानवीय था कि उसकी आंखें पीछे की तरफ पलट गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बिस्तर पर किसी मछली की तरह पागल होने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में नैनो की ठंडी आवाज गूंजी। एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जा रहा है। और एक झटके में योन का पता हुआ शरीर शांत हो गया। वह गहरी नींद में सो चुका था, जबकि उसके शरीर के अंदर नैनो मशीनें दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स वेपन तैयार कर रही थीं। 2 घंटे बाद जब योन की आंख खुलेगी तो वह पुराना कमजोर लद्दाखा नहीं रहेगा। सुबह की अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जंग नाश्ता तैयार कर रहा था। वैसे तो जंग कोई बावर्ची नहीं था, लेकिन 5 साल पहले जब लेडी हुआ की मौत हुई थी, तब से इस छोटे से राजकुमार के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसने खुद उठा ली थी। अब वह इसमें काफी माहिर हो चुका था। ज्यादातर जांग बहुत ही साधारण खाना बनाता था, लेकिन आज का दिन खास था। आज उसने बाजार से मंगाया हुआ लाल सुअर का मांस और अंडे बनाए थे। यवुन के डेमोनिक एकेडमी में जाने की खुशी और शायद उसका आखिरी सुकून भरा नाश्ता था। जांग ने मन ही मन सोचा, काश मेरा प्रिंस वहां से जिंदा लौट आए ताकि मैं उसे फिर से अपने हाथों का खाना खिला सकूं। तभी अचानक एक दर्दनाक और खौफनाक चीख गूंजी। योन का कमरा रसोई के बिल्कुल पास था। जांग के हाथ से बर्तन छूट गया। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पागलों की तरह योन के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। योन बिस्तर पर आधा लटका हुआ था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वह पूरी तरह से बेहोश था। प्रिंस! जांग दौड़ कर उसके पास गया
और घबराते हुए उसकी नब्ज चेक की। नब्ज बिल्कुल नॉर्मल थी। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे अचानक हुआ क्या? तभी जांग की नजर फर्श पर कदमों के कुछ हल्के निशान छपे हुए थे। जांग ने योन को ठीक से बिस्तर पर लिटाया और ध्यान से उन निशानों को देखने लगा। क्या ये? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पैर उस निशान पर रखे और उसी के अनुसार कर देखा। यह बिल्कुल जांग की डैगर स्किल के मूवमेंट्स थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसे निशान तब बनते हैं जब कोई योद्धा पूरी ताकत के साथ अपने पैर जमीन पर रखता है। क्या प्रिंस ने यह खुद सीखा है? जांग सन्न रह गया। जिस कला को सीखने और परफेक्ट करने में जांग ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए थे, इस 15 साल के लड्डू धके ने सिर्फ उसे देखकर वो कदम हूबहू उठा लिए थे। प्रिंस मुझे सिर्फ पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं और सिर्फ देखकर उन्होंने मेरे 20 सालों की मेहनत को पार कर लिया। जांग की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह योन को हमेशा एक कमजोर और बेबस बच्चा समझता था जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन आज टैलेंट देखकर उसका सीना गर्व से चौधा हो गया। जांग मुस्कुराया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। ठीक 2 घंटे बाद मसल ट्रांसफर कंप्लीट। एनेस्थीसिया का असर खत्म किया जा रहा है। योन एक झटके के साथ नींद से जागा। ओग! वह हाँफ रहा था। बेहोश होने से ठीक पहले का वह जानलेवा दर्द उसे अभी भी याद था। हाँ, मैं दोबारा कभी यह दर्दनाक तरीका नहीं आजमाऊंगा। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी मास्टर। हाँ ठीक है। योन बिस्तर से उठा और कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ददा हो गया। नैनो, अब तो दर्द नहीं होगा ना? सिमुलेशन के बाद अब आपकी मांसपेशियां बिल्कुल वैसी हो चुकी हैं जैसे किसी ने 20 साल तक इस कला की प्रैक्टिस की हो। शानदार। योन ने अपना स्टांस लिया और हवा में अपना खंजर चलाया। इस बार की ताकत पिछली बार से बिल्कुल अलग थी। उसके मूवमेंट सटीक और जानलेवा थे। जैसे ही उसने अपने अगले स्टेप के लिए पैर जमीन पर पटका, धड़ाम! लकड़ी का फर्श जोर से हिल गया। अरे नहीं, फर्श पर उसके पैर का एक गहरा निशान छप चुका था। यह तो बहुत बुरा हुआ। बिना इंटरनल एनर्जी के भी निशान बन रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, खटखट। प्रिंस, आपका नाश्ता तैयार है। बाहर से जांग की आवाज आई। योन ने घबराकर उस निशान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरा धंस चुका था। जांग ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। प्रिंस, ओह हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। योन ने हमें खिदकी के पास रखी मेज को घसीटकर कमरे के बीचों बीच ठीक उस निशान के ऊपर रख दिया। जांग ने हैरानी से पूछा, आप हमेशा खिदकी के पास बैठकर खाते हैं ना? हाँ, लेकिन अब मैं कुछ समय तक यहाँ वापस नहीं आऊंगा, इसलिए सोचा आज कमरे के बीच में बैठकर खाऊं। बहाना बेहद बकवास था, लेकिन जांग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता मेज पर रख दिया। मेज पर सुअर का भुना हुआ मांस, तली हुई सब्जियां और अंडे थे। 6 कबीलों के लिए यह भले ही दावत न हो, लेकिन योन के लिए यह किसी राजशाही खाने से कम नहीं था। योन जानता था कि जांग ने यह सब इसलिए बनाया है क्योंकि उसे लगता है कि योन शायद एकेडमी से कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। योन ने चॉपस्टिक्स उठाई और नम आंखों से खाना शुरू किया। मास्टर, आपके शरीर में तीव्र भावनाओं के कारण गले में एसिड बन रहा है। सलाइवा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। कृपया एसिड को शांत करने के लिए खाने को सलाइवा के साथ निगलें। योन ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, अजीब बकवास करना बंद करो और चुप रहो। साइलेंट मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। योन ने चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया। तभी जांग ने अचानक एक गंभीर आवाज में पूछा, आपने कब से जांग अपने प्रिंस के लिए चुराना शब्द इस्तेमाल नहीं कर सका। उसने बात पलट कर कहा, मेरी डैगर स्किल कब सीखी? हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जांग ने मेज को थोड़ा खिसकाया और फर्श पर बने उस गहरे निशान की तरफ इशारा किया। योन की चोरी दिद्दी जा चुकी थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया वुलिन में किसी और की कला चुराना पाप माना जाता था। मैं योन के पास कोई जवाब नहीं था। वह शर्म से जांग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जांग धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। आपने बहुत अच्छा किया प्रिंस। ओह! योन हैरान रह गया। मैं आपका रक्षक हूँ प्रिंस। अगर मेरी उस कसम की मजबूरी न होती तो मैंने आपको अपनी कला बहुत पहले ही सिखा दी होती। जांग! योन की आंखों से आंसू छलक पड़े। जांग उसके सगे पिता से भी बरकर था। जांग ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और योन की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है? योन ने पूछा। ये उस डैगर स्किल की इंटरनल एनर्जी फ्लो का तरीका है। मैं आपको एनर्जी बनाने का तरीका भी देना चाहता था, लेकिन आपको एकेडमी में इनमें से बेहतर तरीके मिल जाएंगे। इसे सीख लीजिएगा। योन अब फूट फूट कर रोने लगा था। अपनी माँ की मौत के बाद उसने कसम खाई थी कि वह कभी नहीं रोएगा। आखिर वह 15 साल का एक बच्चा ही तो था। जांग उठा, खाली बर्तन समेटे। बाहर जाने से पहले वह रुका और बोला, आज आप जितना चाहें रो सकते हैं प्रिंस, लेकिन कल से आपको हर हाल में मजबूत बनना होगा। शुक्रिया। योन ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसके अंदर कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसे पता था कि एकेडमी से जिंदा बचकर वापस आने के लिए कम से कम एक जगह जो उसका इंतजार कर रही है। दोपहर का वक्त हो चुका था। डेमोनिक कल्ट के महल के बाहर लोगों से खचाखच भरी हुई थी। एकेडमी की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। डेमोनिक कल्ट के हर परिवार, हर कबीले के 14 से 19 साल के सबसे खूंखार
और खतरनाक अब डेमोनिक एकेडमी के दरवाजे पर इकट्ठा हो रहे थे। खूनी खेल बस शुरू ही होने वाला था। डेमोनिक कल्ट एक ऐसा साम्राज्य जहां ताकत ही भगवान है। इसके अधीन 6 मुख्य कबीले, 3 महान रक्षक और साइक्लोन छोटे बड़े समूह आते थे। लेकिन कल्ट की असली धारकन थी डेमोनिक एकेडमी हर 10 साल में सिर्फ एक बार खुलती थी ताकि कल्ट को उसका अगला सबसे ताकतवर योद्धा मिल सके। लेकिन इस बार की एकेडमी कुछ खास थी, क्योंकि इस बार खुद लॉर्ड के बेटे यानी गद्दी के वारिस इसमें हिस्सा ले रहे थे। दुनिया के लिए यह कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि गद्दी का खूनी खेल था। एकेडमी के विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में हजारों लड़के लड़कियां इकट्ठा हो चुके थे। हर किसी के चेहरे पर घबराहट और एक अजीब सी उत्तेजना थी। और हो भी क्यों न, आज उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार खुद लॉर्ड को देखने का मौका जो मिलने वाला था। देखो, वो लेफ्ट गार्डियन है। अगर वो यहाँ है तो लॉर्ड भी बस आते ही होंगे। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। विशाल मंच के बाईं ओर से लाल बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। वह नीचे खड़े बच्चों को ऐसी हिकारत भरी नजरों से देख रहा था जैसे वे महज कीड़े मकोड़े हों। वह था फायर किंग ली हेमिंग, कल्ट का लेफ्ट गार्डियन, लॉर्ड का सबसे करीबी सलाहकार और टॉप 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक। उसने मन ही मन सोचा, बेवकूफों की फौज, इस बार सिर्फ बेवकूफ ही आए हैं। हेमिंग की नजरें भीड़ में सबसे आगे खड़े उन 6 लड़कों पर गईं। एकेडमी में आने वाले हर आम छात्र को सफेद रंग का टैग मिला था जिस पर काले नंबर लिखे थे। लेकिन इन 6 लड़कों के गले में काले रंग के टैग थे जिन पर खून जैसे लाल रंग से उनकी गद्दी का रैंक लिखा था। बाकी बच्चे जहां कतारों में अनुशासन से खाए थे, वहीं ये 6 राजकुमार पूरी ठसक और घमंड के साथ सबसे आगे ऐसे खाए थे मानो वो पूरी एकेडमी के मालिक हों। 1 वाइज कबीला चुन मुयोन, 2 स्वॉर्ड कबीला चुन कुंगव, 3 लॉयल कबीला चुन मुकुम, 4 पॉइजन कबीला चुन जोंगसुम, 5 ब्लेड कबीला चुन युचान, 6 लस्ट कबीला चुन वॉनरियो। हेमिंग ने पूरी भीड़ को स्कैन किया। बाकी सब तो यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? आखिरकार उसकी नजरें हजारों बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे एकदम आखिरी कतार पर पड़े। वहां बिल्कुल अकेला सबसे अलग था शुन योनु, गद्दी का वो वारिस जो 6 कबीलों का हिस्सा नहीं है। भले ही योन लॉर्ड का बेटा था और उसके पास भी काला टैग था, लेकिन उसे जानबूझकर सबसे पीछे की खड़ा किया गया था। हेमिंग मुस्कुराया और अपनी नजरें हटा ली। उसे पता था कि योन को कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आता, वह एंट्रेंस टेस्ट में ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ योन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा ही है, योन ने सोचा, एकेडमी शुरू होने से पहले ही वे मुझे मारना चाहते थे। इनसे दूर रहना ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित है। तभी भोंपू की एक जोरदार और खौफनाक आवाज गूंजी। मैदान में खड़े 1000 बच्चे एक साथ चीखने चिल्लाने लगे। मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठा जिसने काले रंग के शाही रेशमी कपड़े पहने थे जिन पर आसमान का प्रतीक बना था। वह और कोई नहीं बल्कि कल्ट का राजा चुन युजोंग था। उसका इतनी भयानक और भारी थी कि हजारों बच्चों की हिम्मत उसे सीधे देखने की भी नहीं हुई। लॉर्ड के बाईं ओर था ग्रेट गार्डियन मार्किम, जिसने एक खौफनाक नकाब पहना हुआ था, और दाईं ओर था राइट गार्डियन सबमेंग, जिसे क्रेजी ब्लेड कहा जाता था। वह शराब के नशे में झूम रहा था। तभी मराकिमो आगे बढ़ा और उसने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी दहला देने वाली दहाड़ मारी कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लॉर्ड अपनी गद्दी से उठे। उनकी आवाज मराकिम की तरह तेज नहीं थी, लेकिन उनका हर एक शब्द 1000 बच्चों के कानों में शीशे की तरह साफ गूंजा। तुम जो आज इस एकेडमी में आए हो, तुम ही हमारे कल्ट का भविष्य हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बस इतना कहकर मंच से जाने लगे। हजारों बच्चों ने एक साथ नारा लगाया, डेमोनिक कल्ट की जय हो। लेकिन भीड़ के सबसे पीछे खड़े योन के सीने में अजीब सी हलचल थी। उसने पिछले 15 सालों में कभी अपने पिता को नहीं देखा था। आज पहली बार उनकी नजरें मिली थीं, लेकिन लॉर्ड की उन आंखों में कोई प्यार, कोई ममता नहीं थी। वो बर्फ की तरह ठंडी और बेजान थी। मुझे कोई परवाह नहीं, योन ने अपने आंसू पीते हुए सोचा। जब मेरी माँ मर रही थी तब भी वो नहीं आए थे। मैं उनसे कोई उम्मीद रखता हूँ। लॉर्ड के जाने के बाद फायर किंग हेमिंग मंच के बीच में आया। सीधे खड़े रहो। हेमिंग की आवाज हवा को चीरते हुए आई और बच्चे डर के मारे बुत बन गए। मैं नियम बहुत साफ रखूंगा, ध्यान से सुनो। यह एकेडमी 4 साल तक चलेगी और इसमें 6 स्टेजेस होंगे। मैदान में खाड़ी भीड़ी फुसफुसाने लगी। हेमिंग ने आगे कहा, तुम इन 6 स्टेजों को सिर्फ एक बार पार कर सकते हो। अगर तुम एक बार भी फेल हुए तो तुम्हें सीधे एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाएगा। सिर्फ एक मौका। बच्चे घबराने लगे। तभी पहली कतार में खड़े एक बेहद हैंडसम लार्के ने अपना हाथ उठाया। यह स्वॉर्ड कबीले का राजकुमार और गद्दी का दूसरा दावेदार चुन कुंगवुन था। कुंगवुन ने पूरे आत्मविश्वास और शाही घमंड के साथ
हेमेंग की बात काटते हुए कहा, मेरा एक सवाल है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हेमेंग की आंखों में आग भड़क उठी। किसने कहा कि तुम्हें सवाल पूछने की इजाजत है? कुंगून का चेहरा झटके से उतर गया। वह एक राजकुमार था। आज तक हर किसी ने उसके सामने सिर झुकाया था, लेकिन आज भरे मैदान में उसे इस तरह बेइज्जत किया जा रहा था। क्या? कुंगून ने हैरान होकर कहा। हेमेंग गुस्से से उसकी तरफ झुका और नफरत से थूकते हुए बोला, ओह, तो क्या तुम्हें मेरे बात करने के तरीके से कोई दिक्कत है? प्रिंस, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एकेडमी शुरू होने से पहले ही यहाँ से बाहर फेंक दूं? कुंगून अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। उसे अपने रक्षक की वो चेतावनी याद आ गई। एक बार तुम एकेडमी के अंदर चले गए तो तुम्हारे राजकुमार होने के सारे अधिकार छिन जाएंगे। एकेडमी का चीफ जो भी हो, कभी उसकी लक्ष्मण रेखा पार मत करना। कुंगून को अपनी औकात का एहसास हो चुका था। वह कल्ट के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक के सामने खड़ा था। उसने अपना सिर झुका लिया और दांत पीसते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। बाकी पांचों राजकुमार कुंगून की इस बेइज्जती पर छुपकर मुस्कुरा रहे थे। एकेडमी का पहला और सबसे खौफनाक सबक सबको मिल चुका था। इस चार दीवारी के अंदर कोई राजा या राजकुमार नहीं है। यहाँ सिर्फ शिकार और शिकारी हैं। चुन कुंगून की उस शर्मनाक बेइज्जती के बाद पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में सन्नाटा पसर गया। लेफ्ट गार्डियन ली हेमेंग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम सबके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एक मौका देना बहुत नाइंसाफी है। तो सुनो, जो भी अगले से स्टेज में कदम रखेगा उसे कल्ट की तरफ से बेहद खास प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। यह सुनते ही सभी छात्रों के कान खारे हो गए। एकेडमी का नियम साफ था, आप यहाँ जितने लंबे समय तक टिकेंगे उतने ही ताकतवर योद्धा बनकर बाहर निकलेंगे। हेमेंग ने चिल्लाकर कहा, पहला प्रिविलेज है दवा। हर स्टेज को पार करने पर तुम्हें एक जादुई दवा दी जाएगी जिसे ब्लैक ड्रैगन बॉल कहा जाता है। ये कोई मामूली दवा नहीं थी, इसे खुद डेमोनिक कल्ट ने तैयार किया था। हालांकि यह सोरिम की दवाओं जितनी महान नहीं थी, लेकिन इसे खाने वाले को सीधे 20 साल की इंटरनल एनर्जी मिलती थी। अगर कोई छात्र सभी 6 टेस्ट पार कर लेता तो उसे सीधे 120 साल की अविश्वसनीय इंटरनल एनर्जी मिल जाती। 6 स्टेज और इतनी भारी इंटरनल एनर्जी। भीड़ के सबसे पीछे खड़े चुन योन की आंखों में चमक आ गई। उसके पास इस वक्त कोई इंटरनल एनर्जी नहीं थी, लेकिन अगर उसने ये 6 टेस्ट पास कर लिए तो वह पल भर में कल्ट के किसी भी बड़े योद्धा के बराबर आ सकता था। हेमेंग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और दूसरा प्रिविलेज है मार्शल आर्ट्स की गुप्त किताबें। हमारी लाइब्रेरी में 5 फ्लोर है। आप जितने ऊंचे फ्लोर पर जाएंगे उतनी ही खतरनाक और गुप्त मार्शल आर्ट्स की किताबें आपको मिलेंगी। हर स्टेज को पार करने के बाद आपको अगले फ्लोर का एक्सेस दिया जाएगा। 5वां फ्लोर तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स से भरा है, लेकिन तुम में से कोई वहां तक पहुंचने के लायक नहीं है, इसलिए उसके सपने देखना छोड़ दो। योन को अब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों हर कोई एकेडमी में आने के बाद पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ किसी के शाही खून या परिवार की कोई औकात नहीं थी। यहाँ सब एक ही फूड चेन का हिस्सा थे। हेमेंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम पहला स्टेज पार करते हो तो तुम लो रैंक वॉरियर बनोगे, दूसरा पार करने पर मिड रैंक और तीसरा पार करने पर हाई रैंक। चौथे स्टेज पर तुम्हें स्क्वाड लीडर पद मिलेगा और 5वें पर तुम सीधे क्लैन लीडर बन जाओगे। 6ठे स्टेज की बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि उसे पार करना लगभग असंभव है, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब अपने अपने डॉम्स के हिसाब से ग्रुप्स बनाना शुरू करो, क्योंकि हम तुरंत पहला टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। यह सुनते ही हजारों छात्रों के पैर तले जमीन खिसक गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एकेडमी के पहले ही दिन बिना कुछ सिखाए सीधे टेस्ट ले लिया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था, जो इस टेस्ट में फेल हुआ वह सीधे कल्ट से बेदखल कर दिया जाएगा, हेमेंग ने गरजते हुए कहा। योन का दिल धक से रह गया। क्या पहले ही दिन टेस्ट? तभी हेमेंग ने घोषणा की, पहले टेस्ट में तुम्हारी बुनियादी काबिलियत जांची जाएगी। हमारे कल्ट का योद्धा बनने के लिए तुम्हारे पास कम से कम बुनियादी इंटरनल एनर्जी होनी ही चाहिए। जो फेल होंगे उन्हें खेतों और खदानों में हार्ड लेबर के लिए भेज दिया जाएगा। योन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अब उसे समझ आया कि उन 6 कबीलों की औरतों ने उसकी माँ के सामने उससे मार्शल आर्ट्स न सीखने की कसम क्यों खिलवाई थी। यह एक सुनियोजित जाल था। वे जानते थे कि बिना इंटरनल एनर्जी के योन पहले ही दिन फेल होकर एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाएगा, और एक बार वह कल्ट के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया तो वे उसे जब चाहे कुत्ते की मौत मार सकते थे। तीसरे नंबर का राजकुमार चुनमुकेम दूर से योन को देखकर मन ही मन हंस रहा था। मैं तो इसे खुद मारना चाहता था, लेकिन यह तरीका भी बुरा नहीं है। जिसने भी यह जाल बुना है वो जीनियस है। तभी मंच पर एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक अधेड़ उम्र की महिला आगे आई। उसने लाल रंग के आलीशान रेशमी कपड़े पहने थे। हेमेंग ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं लस्ट क्लैन की लीडर और इस टेस्ट की परीक्षक हमारी 5वीं एल्डर हैंग सोयू। एल्डर हैंग सोयू चुपचाप मंच पर बैठ गई और उसने अपने सामने एक तारों वाला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रख लिया। पुराने छात्रों को समझ आ गया कि क्या होने वाला था। उन्होंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और नीचे झुक गए। हेमेंग हंसा, ये टेस्ट बहुत आसान है। एल्डर अपनी
म्यूजिकल एनर्जी वेव चलाएंगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंटरनल एनर्जी है तो तुम 1 मिनट तक इसके सामने टिक जाओगे। जो 1 मिनट तक खड़ा रहेगा वो पास माना जाएगा। शुरू करो। और संकेत मिलते ही 5वीं एल्डर की उंगलियां उस वाद्य यंत्र के तारों पर थिरक उठी। नैनो का ऑटोमेटिक डिफेंस मोड हवा में एक सुरीली लेकिन जानलेवा धुन गूंज उठी। अभी संगीत की पहली पंक्ति भी पूरी नहीं हुई थी कि धड़-धड़ दर्जनों लड़के और लड़कियां मुंह से झाग फेंकते हुए सीधे जमीन पर गिरने लगे। अग मेरे कान, मेरा दिल फट रहा है। छात्र अपने दिलों को पकड़कर तड़पने लगे। यह साउंड वेव इतनी भयानक थी कि इससे बचने के लिए कम से कम 20 साल की इंटरनल एनर्जी की जरूरत थी। कबीले के बड़े राजकुमारों को छोड़कर बाकी सबकी हालत खराब हो रही थी। चुनमुकुम ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह योन को ताड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने योन को देखा उसके होश उड़ गए। वहाँ का नजारा ही कुछ और था। 5वीं एल्डर हैंग सोयू की उंगलियां अब और तेजी से चलने लगी थी और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसकी नजरें सीधे चुन योन पर टिकी हुई थी। ये कैसे मुमकिन है? ये लड़का अभी तक नीचे क्यों नहीं गिरा? असल में जैसे ही उस वाद्य यंत्र से जानलेवा तरंगें निकली थीं, योन के दिमाग में नैनो की इमरजेंसी वॉइस एक्टिवेट हो गई थी। चेतावनी, वाद्य यंत्र से अत्यंत तीव्र हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी उनका पता चला है। यह यूजर के कान के पर्दों और आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया जा रहा है। यूजर के कानों तक पहुंचने वाली सभी ध्वनि तरंगों को पूरी तरह से म्यूट किया जा रहा है। नैनो वैसे तो योन के आदेश पर काम करती थी, लेकिन जब भी योन की जान पर कोई खतरा आता उसका ऑटोमेटिक डिफेंस मोड अपने आप ऑन हो जाता था। नैनो ने योन के कानों की सुनने की क्षमता को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। योन को अपने दिमाग में सिर्फ नैनो की ठंडी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके लिए पूरा मैदान बिल्कुल शांत था, जबकि उसके ठीक सामने हजारों छात्र तड़पते हुए जमीन पर लाशों की तरह थे। चुन योन पहले टेस्ट को लेकर बेहद डरा हुआ था, लेकिन नैनो मशीन की वजह से उसने मौत के इस जाल को बेहद आसानी से पार कर लिया था। योन ने मन ही मन पूछा, नैनो क्या तुमने मेरे कानों की सुनने की क्षमता को पूरी तरह बंद कर दिया है? हाँ मास्टर, इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि तरंगें आपके लिए बेहद जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से आपके शरीर के सुनने वाले फंक्शंस को रोक दिया है। तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? योन ने हैरान होकर पूछा। यह जानकारी किसी ध्वनि के जरिए बल्कि सीधे आपके ब्रेन में ट्रांसफर की जा रही है। योन को नैनो की ये तकनीक पूरी तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन उसे इतना जरूर दिख रहा था कि मैदान में तबाही मच चुकी थी। आधे से ज्यादा छात्र बेहोश होकर गिर चुके थे और कई बच्चों के मुंह से खून आ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि उनके आंतरिक अंगों को गहरी चोट पहुंची थी। मंच पर बैठी 5वीं एल्डर हैंग सोयू अब पागलों की तरह अपनी उंगलियां चला रही थी। संगीत की गति इतनी तेज हो चुकी थी कि उसके बगल में खड़ा लेफ्ट गार्डियन हेमिंग भी हैरान था। हेमिंग जानता था कि एल्डर इतनी गुस्से में क्यों है। वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे लगा था इस लड़के के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, फिर यह इतनी भयानक वेव को बिना किसी दिक्कत के कैसे झेल रहा है। तभी तीसरे नंबर के राजकुमार चुन मुकेम से अब और रहा नहीं गया। उसने कसम तोड़ी और पीछे मुड़कर देख ही लिया। पीछे का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। क्या ये कमीना अभी तक कैसे खा रहा है? मुकुम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि योन ने अपनी कसम तोड़ी है और चोरी छिपे कहीं से इंटरनल एनर्जी हासिल कर ली है। चौथे नंबर के राजकुमार चुन जोंगसुम और 6वीं राजकुमारी चुन वॉनरियो ने भी जब मुकुम को गुस्से में देखा तो उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा। योन को इस तरह बिना किसी दर्द के खा रहा देखकर उन सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। योन ने उनके चेहरों को देखा और मन ही मन कहा, नैनो सामने खड़े लोग और ये 5वीं एल्डर मुझे देखकर बहुत गुस्से में है ना? फेशियल मसल एनालिसिस पूरा हुआ। उनके चेहरों पर हताशा, शौक और गहरी नफरत साफ देखी जा सकती है। योन को समझ आ गया कि उसका बिना किसी दर्द के खड़ा रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगर उसने साबित नहीं किया कि वह कमजोर है तो 6 कबीले उस पर कसम तोड़ने का आरोप लगाकर उसे इसी वक्त जान से मार देंगे। योन ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। नैनो क्या तुम मुझे अंदरूनी चोट दे सकती हो? यह संभव है मास्टर, लेकिन मैं जानबूझकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की सलाह नहीं देती। मुझे सलाह नहीं, मेरा हुक्म मानो। जैसे ही यह संगीत बंद हो मेरे शरीर के अंदर ऐसी चोट पैदा करना कि मेरे मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़े। समय सीमा खत्म होने वाली थी, लेकिन एल्डर हैंग सोयू का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वह भूल गई कि वह बच्चों का टेस्ट ले रही है। उसने यौन को खत्म करने के लिए अपने वाद्य यंत्र में अपनी आधी असली ताकत झोंक दी। ये हमला इतना भयानक था कि बड़े बड़े कबीलों के होनहार बच्चे एक झटके में तड़प उठे। उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, यहाँ तक कि खुद 6 कबीलों के राजकुमार भी घुटनों पर आ गए। सबसे कमजोर राजकुमार चुंच जोंगसुम तो दर्द के मारे खांसने लगा। लेफ्ट गार्डियन हेमिंग ने चिल्लाकर एल्डर को रोका। रुक जाइए एल्डर,
ये बहुत खतरनाक है, संगीत बंद कीजिए। झटके से संगीत बंद हुआ। जो बच्चे जैसे तैसे टिके थे वे हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। एल्डर हैंक सोयू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसकी नजरें अभी भी योन पर थीं। और तभी अचानक चुन योन का चेहरा एकदम लाल और फिर पूरी तरह सफेद पड़ गया और अगले ही पल उसके मुंह से खून का एक भयानक फव्वारा छूटा। मंच पर खड़े हेमेंग, एल्डर सोयू और नीचे खड़े चुन मुकुम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना ज्यादा खून, कोई इतना खून बहाने की एक्टिंग नहीं कर सकता था। योन तड़पते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर घुटनों के बल गिर पड़ा। योन ने दर्द से कराहते हुए मन ही मन कहा, नैनो तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। आदेश के अनुसार प्रोग्राम पूरा हुआ मास्टर। योन ने एक बार फिर खून की उल्टी की। उसके आसपास की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। यह नजारा इतना खौफनाक था कि कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते थे। बाकी सब जहां सन्न थे, वहीं लेफ्ट गार्डियन ली हेमिंग तुरंत अपनी सबसे तेज मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ता हुआ सीधे योन के पास पहुंचा। अगर लॉर्ड का बेटा किसी टेस्ट के दौरान मर जाता तो इसका पूरा इल्जाम हेमिंग पर आता। ए लड़के, क्या तुम ठीक हो? होश में आओ। हेमिंग ने योन को संभाला, जो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। शरीर में 7% खून की कमी के कारण चक्कर आ रहे हैं। अंगों की चोट और खून की कमी को ठीक करने के लिए सेल्फ हीलिंग मोड को सक्रिय किया जा रहा है। योन ने नैनो को बीच में ही टोका, नहीं अभी नहीं, रुको थोड़ा। हेमिंग ने जैसे ही योन की नब्ज जांची और उसके शरीर की जांच की, वह पूरी तरह हैरान रह गया। योन के शरीर के अंदर इंटरनल एनर्जी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। क्या ये कैसे मुमकिन है? हेमिंग के रोंगटे खड़े हो गए। इसका सीधा सा मतलब था कि इस लार्के के पास कोई मार्शल आर्ट्स की ताकत नहीं थी। उसने 5वीं एल्डर के उस जानलेवा हमले को किसी इंटरनल एनर्जी के दम पर नहीं, बल्कि अपनी चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर झेला था। हेमिंग ने मन ही मन सोचा, यह लड़का पागल है। बिना किसी ताकत के कोई सिर्फ अपनी जिद के दम पर ऐसा कैसे कर सकता है? हेमिंग के दिल में इस दासी के बेटे के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। उसने चिल्लाकर गार्ड्स को आवाज दी, इसे तुरंत हॉस्पिटल रूम में लेकर जाओ। जैसे ही गार्ड्स योन को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाने लगे, योन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करते हुए नैनो को अपना आखिरी आदेश दिया, नैनो अब मुझे ठीक करो, अभी। चुन योन को खून से लथपथ हालत में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। मंच पर खड़ी 5वीं एल्डर हैंक सोयू उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। योन के मुंह से निकले खून की खौफनाक मात्रा इस बात का सबूत थी कि एल्डर के हमले ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। तभी लेफ्ट गार्डियन ली हेमिंग उसके पास आया और भारी आवाज में बोला, तुमने अपनी हद पार कर दी एल्डर, तुमने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। एल्डर हार्ड बढ़ा गई। आप क्या कह रहे हैं? अपने म्यूजिकल वेव स्किल के इतिहास में उसने आज तक किसी को इतना खून उगलते नहीं देखा था। उसने झिझकते हुए हेमिंग से पूछा, क्या सच में उस लड़के के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं थी? एल्डर को लग रहा था कि बिना इंटरनल एनर्जी के कोई इतनी देर तक उसके हमले के सामने खा रहा ही नहीं रह सकता। लेकिन हेमिंग ने सिर हिलाते हुए वो सच कहा जिसने एल्डर के होश उड़ा दिए। नहीं, एक कतरा भी नहीं। उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी है। ये असंभव है। एल्डर सोयू चिल्लाई, बिना इंटरनल एनर्जी के कोई मेरे जानलेवा हमले को कैसे झेल सकता है? उसे बहुत पहले ही बेहोश हो जाना चाहिए था। उसे काफी देर से अंदरूनी चोटें लग रही थीं, लेकिन यह उसकी अटूट इच्छा शक्ति थी जिसने उसे गिरने नहीं दिया। हेमिंग मन ही मन सोच रहा था, यह लड़का हमारी सोच से परे है। अगर योन लॉर्ड का नाजायज बेटा न होता तो हेमिंग खुद उसे अपना शिष्य बना लेता। लेकिन हेमिंग एक प्रैक्टिकल इंसान था। वह बेवजह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। क्या दिलचस्प लड़का है। तो उसने बस अपनी जिद के दम पर यह सब झेल लिया, है ना? अचानक एक भारी और नशे में धुत आवाज गूंजी। यह कल्ट के राइट गार्डियन सबमेंग थे। उनकी नाक लाल थी और हाथ में हमेशा की तरह शराब की बोतल थी। हेमिंग ने चहते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से और जाकर अपनी शराब पियो। सबमेंग ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे लाल बाल वाले, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। और वह मंच से लड़खड़ाते हुए नीचे उतर गए। दोनों गार्डियंस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के ठीक पीछे अकेडमी की मुख्य इमारत थी। दूसरी मंजिल पर फर्स्ट एड रूम था, जहाँ मशहूर डॉक्टर का शिष्य बैग जोंगमेंग बैठा था। वह नया नया यहाँ आया था और मरीजों का इलाज करने के लिए बेहद एक्साइटेड था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई, डॉक्टर जल्दी बाहर आइए, एक मरीज है। जैसे ही दरवाजा खुला, 2 गार्ड्स खून से लथपथ चुन योन को लेकर। योन की हालत देखकर डॉक्टर जोंगमिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या है? ऐसा कौन सा टेस्ट था जिसने इस लड़के की यह हालत कर दी? इतना खून तो सिर्फ किसी तलवार के गहरे घाव से ही बह सकता है। बेड पर पड़े योन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन नैनो की सेल्फ हीलिंग ने उसे इतना ठीक कर दिया था कि वह आराम से उठ सकता था। योन ने मन ही मन सोचा, मैंने यह तो सोचा ही नहीं था। जब उसे यहाँ लाया जा रहा था, तभी उसे एहसास हो गया था
कि अगर वह यहाँ पूरी तरह ठीक होकर पहुंचा तो सबको उस पर शक हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत नैनो को अपना इलाज रोकने का आदेश दे दिया था। उसने सिर्फ अपने गले और गर्दन को थोड़ा ठीक करवाया ताकि वह बात कर सके। डॉक्टर जोंगमिंग ने योन की नब्ज जांची। हार्ट बीट बहुत तेज और असामान्य है। इससे सच में भयानक अंदरूनी चोटें लगी हैं, लेकिन इतना खून तो अपनी जीभ काटने पर भी नहीं निकलता। ये बहुत अजीब है। डॉक्टर अभी कुछ दवाइयां लेने के लिए पलटा ही था कि धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से खुला कि डॉक्टर डर के मारे सीधा अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। सामने शराब की बोतल पकड़े राइट गार्डियन सुबमेंग खड़े थे। शराब और बदबूदार सांसों की महक से पूरा कमरा भर गया। राइट गार्डियन, आप यहाँ क्यों? सुबमेंग ने डॉक्टर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनकी नजरें सीधे बेड पर लेटे चुन योन पर टिक गई। उनके चेहरे पर एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प मुस्कान आ गई। ओहो, इस बिगड़े हुए छोकरे को देखो, 12 ही दिलचस्प बच्चा है। योन का दिल धक से रह गया। क्या ये शराबी यहाँ अचानक कैसे आ गया? योन ने अपनी आंखें कसकर बंद रखी और बेहोश होने का नाटक करता रहा, लेकिन तभी योन के शरीर को एक अदृश्य शक्ति ने बेड से सीधा हवा में खींच लिया। योन चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। सुबमेंग की खौफनाक इंटरनल एनर्जी ने उसे झकाड़ लिया था। सुबमेंग ने योन के चेहरे के पास आकर कहा, अगर तूने और नाटक किया तो एक जोरदार थापाड़ मारूंगा। योन को हार मानकर अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी। उसने गुस्से से उस शराबी गार्डियन को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जागा हुआ हूँ? सुबमेंग ने अपने पीले दांत दिखाते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया। क्या तू सच में इतना दिलचस्प है? सुन ले लड़के, कोई जुर्बेकार योद्धा सिर्फ किसी की सांसें सुनकर बता सकता है कि सामने वाला सो रहा है या सिर्फ नाटक कर रहा है। तुम्हारी सांसें सुनकर लड़के। सुबमेंग की यह बात सुनकर योन सन्न रह गया। सुबमेंग ने जोर का ठहाका लगाया। सुबमेंग ने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी और योन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ बच्चे, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही योन की आंखें फटी की फटी रह गईं और डॉक्टर जोंगमिंग का मुंह खुला रह गया। सुबमेंग, जिसे क्रेजी ब्लेड कहा जाता था, डेमोनिक कल्ट के टॉप 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। पूरे वुलेन की दुनिया में उसके नाम का खौफ था। आप क्या कह रहे हैं? योन को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक डरे हुए बच्चे की तरह गुजारी थी। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने की बात कर रहा हूँ। गार्डियन, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? योन ने हिचकिचाते हुए पूछा। कल्ट में सब जानते थे कि उसकी जान के कितने दुश्मन हैं। ऐसा कोई है क्या जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता? अगर आपने मुझे अपना शिष्य बनाया तो वो 6 कबीले खुश नहीं होंगे। योन ने चेतावनी दी, लेकिन सुबमेंग ने ऐसे हाथ झटके जैसे वो किसी मक्खी को मर रहा हो। हाँ, क्या कर लेंगी वो औरतें? तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना? उन्हें वैसे भी आपस में लड़ना ही है। लेफ्ट गार्डियन हेमेंग के उलट सुबमेंग हमेशा वही करता था जो उसका मन करता था। वह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था, कल्ट का लॉर्ड। योन इस प्रस्ताव से ललचा तो रहा था, लेकिन उसका दिमाग अलर्ट था। क्या यह कोई जाल है? सुबमेंग ने अपनी बोतल से एक बड़ा घूंट लिया। ये लड़का अभी भी मुझ पर शक कर रहा है, उसने सोचा। सुबमेंग ने आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन योन के चट्टानी इच्छा शक्ति देखकर उसका मन बदल गया था। ठीक है, सुबमेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। उसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और बेड पर रख दिया। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि यह क्या है? यह क्या है? यह वो चीज है जिसकी तुम्हें इस नर्क में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सुबमेंग ने गंभीरता से कहा, तुमने पहले ही दिन इतनी भयानक अंदरूनी चोटें खा ली हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने पीछे छूट जाओगे? तुम पहला टेस्ट तो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर पार कर गए, लेकिन दूसरा टेस्ट बिना इंटरनल एनर्जी के पार करना असंभव है। क्या तुम अगले 2 हफ्तों तक इसी बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हो? योन मन ही मन मुस्कुराया। मैं तो नैनो की मदद से कुछ घंटों में ठीक हो सकता हूँ, लेकिन वो यह बात किसी को बता नहीं सकता था। सुबमेंग ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि उस लाल बाल वाले हेमिंग सिर्फ तुम्हें ही यहाँ भेजा? मैदान में आधे से ज्यादा बच्चों को अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, क्योंकि कल्ट के बच्चे अपनी इंटरनल एनर्जी से मेडिटेशन करके खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। तभी योन को एक बात याद आई, लेकिन मैंने सुना है कि पहला टेस्ट पास करने पर मुझे मेडिसिन बॉल मिलेगी और लाइब्रेरी के पहले फ्लोर का एक्सेस भी। यह सुनकर सुबमेंग जोर जोर से हंसने लगा। उस लाल बाल वाले ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई बच्चे। तुम्हें लाइब्रेरी का एक्सेस तो मिलेगा, लेकिन तुम वहाँ सिर्फ 2 घंटे ही रह सकते, और सबसे बड़ी बात, तुम वहाँ से किसी भी किताब की नकल नहीं कर सकते। तुम्हें जो भी सीखना है उन 2 घंटों में याद करना होगा। यह जानकारी सुनकर योन का दिमाग तेजी से दौड़ा। बाकी बच्चों के लिए 2 घंटे में एक किताब याद करना भी नामुमकिन था, लेकिन योन के पास नैनो मशीन थी। यह तो मेरे लिए सबसे शानदार मौका है, योन ने सोचा। नैनो किसी भी किताब को सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्कैन कर सकती थी। योन 2 घंटे में सैकड़ों किताबें स्कैन कर सकता था। सुबमेंग को लगा कि योन उदास हो गया है, इसलिए उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने बेड पर रखे उस पुराने कागज की तरफ इशारा किया
और बोला, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो मैं तुम्हें अपना पहला सबक दूंगा, ब्रेथ ऑफ इंटरनल एनर्जी। योन की आंखें चमक उठी। यही तो वह चीज थी जिसके लिए वह इतने सालों से तरस रहा था। क्या यह आदमी सच में मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है? योन ने सुबरमैन की आंखों में देखा। वह भले ही शराबी था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची लगन थी। अगर पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है तो मुझे कम से कम एक ताकतवर साथी की जरूरत तो पड़ेगी ही। योन ने फैसला किया। योन अपने दर्द को सहते हुए कांपते पैरों से बिस्तर से नीचे उतर। सुबरमैन हैरानी से उसे देखने लगा। योन ने अपने घुटने मोड़ दे और जमीन पर सिर झुकाकर, मैं राइट गार्डियन को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरा नमन स्वीकार करें। सुबरमैन के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई, लेकिन इससे पहले कि योन पूरी तरह झुक पाता, सुबरमैन ने अपनी इंटरनल एनर्जी से उसे वापस उठा लिया। रुक जाओ, चुन परिवार का खून सिर्फ और सिर्फ कल्ट के लॉर्ड के सामने झुकता है, किसी और के सामने नहीं। यह कल्ट का सबसे बड़ा नियम। ठीक है मेरे शिष्य, सुबरमैन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा और योन को वापस बेड पर लेटा दिया। आज तुम आराम करो, जब तक मैं वापस नहीं आता इस कागज को पढ़ो और सीखो। इतना कहकर सुबरमैन मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। योन को अनजाने में ही कल्ट का सबसे ताकतवर और खतरनाक सहयोगी मिल चुका। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड पर बच्चों के स्क्वाड्स बनाए जा रहे थे, और जब स्क्वाड की लिस्ट पूरी हुई, लेकिन लेफ्ट गार्डियन ली हेमिंग का ध्यान कहीं और ही था। उसकी नजरें उन गिने चुने लड़कों पर टिकी थीं, जो इस खौफनाक टेस्ट के बाद भी ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खासकर गद्दी के पहले दावेदार वाइस क्लैन के चुन मुयोन और 5वें दावेदार ब्लेड क्लैन के चुन युचान पर। हेमिंग मन ही मन हैरान था। ये लड़के तो हमारी उम्मीदों से भी परे हैं। 5वीं एल्डर के उस जानलेवा हमले को बिना किसी खरोंच के सहने के लिए कम से कम सैकड़ों सालों की इंटरनल एनर्जी चाहिए। ये अब छात्र नहीं रहे, ये तो पहले से ही खूंखार योद्धा बन चुके हैं। हेमिंग को अब समझ आ रहा था कि क्यों वाइज और ब्लेड कबीलों को अगली गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। लेकिन सिर्फ राजकुमार ही नहीं, 8 और ऐसे आम छात्र भी थे जिन्होंने इस टेस्ट को बिना किसी परेशानी के पास कर लिया था। मुझे लगा था कि इस बार सिर्फ बेवकूफ आए हैं, लेकिन ये बैच तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फेल होने वाले छात्रों को मैदान से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। जो बच गए उन्हें आधिकारिक तौर पर कैडेट घोषित किया गया। हर कैडेट को नंबर 3 लिखा हुआ एक ब्रॉन्ज का टैग दिया गया, जिसका मतलब था कि अब वे कल्ट के लो रैंक वॉरियर बन चुके थे। तो क्या अब असली खेल शुरू होने वाला है? छात्रों में जोश भर गया। हेमिंग ने उन सबको 20 ग्रुप्स में बांट दिया। क्या तुम जानते हो कि यहाँ 20 ग्रुप क्यों बनाए गए हैं? हेमिंग ने कड़क आवाज में पूछा। माडो! पूरे मैदान में एक साथ आवाज गूंजी। ये डेमोनिक कल्ट का सबसे सख्त नियम था। यहाँ हाँ या ना नहीं बोला जाता था। हर जवाब में सिर्फ एक ही शब्द बोलना था, माडो। हेमिंग ने अपनी क्रूर मुस्कान के साथ अगले टेस्ट का ऐलान किया। जब तक तुम तीसरा टेस्ट पास नहीं कर लेते, तुम सबका टेस्ट एक ही दिन और एक ही समय पर होगा। मिड रैंक योद्धा बनने के लिए तुम्हें 3 हफ्ते का समय दिया जाएगा। क्या सिर्फ 3 हफ्ते? छात्रों के पसीने छूट गए। हेमिंग ने आगे कहा, 3 हफ्ते बाद इन 20 ग्रुप्स के बीच एक महासंग्राम होगा। सिर्फ 10 ग्रुप अगले स्टेज में जाएंगे और बाकी 10 यानी 200 लोग सीधे फेल होंगे। ये इकलौता टेस्ट है जहां तुम्हें टीम वर्क दिखाना होगा। तो अगर आपस में लड़ना है तो शौक से फेल होकर यहाँ से दफा हो जाना। ये सुनते ही उन ग्रुप्स की हालत खराब हो गई जिनमें ताकतवर कबीलों के छात्र कम थे। हेमिंग ने ऐलान किया, आज का दिन यही खत्म होता है। कल सुबह से तुम्हारे सामने खारे ये इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें प्यार से ट्रेनिंग देंगे। छात्रों ने इंस्ट्रक्टर्स की कमर से लटकते काले डंडों को देखा और डर से कांप उठे। इन्हीं डंडों से पीट पीट कर फेल हुए छात्रों को बाहर निकाला गया था। सब लोग थक हार कर अपने डॉर्म्स की तरफ लौट गए, लेकिन लॉयल कबीले का राजकुमार चुनमुके अभी भी मैदान में खड़ा था। उसके 8वें ग्रुप का इंस्ट्रक्टर इम्पे पास आया। तीसरे कैडेट, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? चौथे टेस्ट तक छात्रों को सिर्फ उनके नंबरों से बुलाया जाता था। मुकुम ने बड़ी चालाकी से कहा, सर मुझे एक बात की चिंता सता रही है। हमारे ग्रुप का 7वां कैडेट चुनयोन इस वक्त मेडिकल रूम में नन थे। मैं नहीं चाहता कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से हमारा पूरा ग्रुप फेल हो जाए। मैं जाकर उसे अगले टेस्ट के नियम समझाना चाहता हूँ। मुकुम अंदर ही अंदर एक खौफनाक साजिश रच रहा था। मैं बहाने से अंदर जाऊंगा और उस केरे योन के पैर ही तोड़ दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंस्ट्रक्टर इम्पेंग मुकुम की इस ईमानदारी को देखकर खुश हो गया। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी यह बात अच्छी लगी, लेकिन कैडेट्स का मुख्य इमारत में जाना सख्त मना है, इसलिए चिंता मत करो। मैं खुद जाकर उसे सारी जानकारी दे दूंगा। मुकुम का खून खौल उठा। लानत है, ये सब बकवास है। वह भूल गया था कि एकेडमी के अंदर उसके शाही खानदान का कोई रुतबा काम नहीं आने वाला था। उसने हार मानकर पूछा, ठीक है सर, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो वापस कब लौटेगा? 1 दिन पहले डॉक्टर बैक जोंगमेंग को योन का इलाज करने के लिए बहुत तेजी से काम करना पड़ा। वह योन के शरीर में सुइयां लगाने की तैयारी कर रहा था ताकि उसके जख्मों को भरा जा सके। बिस्तर पर लेटे चुन योन के दिमाग में एक बड़ी चिंता चल रही थी। अगर मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया
तो क्या सबको मुझ पर शक नहीं होगा? अगर योन नैनो मशीन का इस्तेमाल करता तो वह मात्र एक दिन के भीतर पूरी तरह चंगा हो सकता था, लेकिन इतनी अमानवीय रिकैप गति कबीले के दुश्मनों को सतर्क कर देती। पर दूसरी तरफ वह मेडिकल रूम में हफ्तों बर्बाद करके बाकी कैडेट्स से पीछे छूटने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। योन ने फैसला किया, बेहतर होगा कि मैं डॉक्टर से पूछूं कि इस घाव को भरने में कितना समय लगेगा और उसी हिसाब से अपनी चाल चलूं। योन ने सुइयां तैयार कर रहे डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर, मेरा नाम बेक जोंगमिंग है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। डॉक्टर बेक, मेरी हालत कितनी खराब है? डॉक्टर ने योन के पीले चेहरे को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें एकेडमी में वापस लौटने के लिए कम से कम 2 हफ्ते इसी बिस्तर पर बिताने होंगे। क्या 2 हफ्ते? योन हैरान रह गया। यह समय बहुत ज्यादा था। इतने निराश मत हो लड़के, डॉक्टर बेक ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। मैं नहीं जानता कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन राइट गार्डियन सुबमेंग ने तुम्हें जो अपना शिष्य बनाया है, मैं उस राज को छुपा कर रखूंगा। योन चौंक गया। ओह, इस एहसान के लिए धन्यवाद डॉक्टर, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। योन ने कहा, ठीक है, अब सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारे शरीर में सुइयां लगाने जा रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। जैसे ही डॉक्टर ने सुई योन की त्वचा के पास लाई, योन के दिमाग में चेतावनी गूंजी। चेतावनी, लोहे की सुई द्वारा शरीर पर हमले का अंदेशा। आत्मरक्षा प्रणाली सेल्फ डिफेंस मोड को सक्रिय किया जा रहा है। नहीं नैनो, रुको, ये कोई हमला नहीं है, डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। योन ने तुरंत रोका। प्रचालित रक्षा प्रणाली को रोका जा रहा है। योन ने मन ही मन पूछा, क्या तुम खुद यह तय नहीं कर सकती कि कौन सा काम इलाज के लिए है और कौन सा हमले के लिए? यदि आप मेडिकल प्रक्रिया से पहले मुझे सूचित नहीं करते हैं, तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बाहरी कृत्य को सिस्टम द्वारा हमला ही माना जाएगा। ठीक है, अब से जिस भी चीज को मैं खुद स्वीकार करूं, उस पर बिना पूछे रिएक्ट मत कर। जैसे ही योन ने आदेश दिया, डॉक्टर बेक ने उसके शरीर के गुप्त पॉइंट्स पर सुइयां चुभानी शुरू कर दी। एक्यूपंक्चर प्रक्रिया का एनालिसिस पूरा हुआ। इस विशेष बिंदु पर लगाई गई सुई पेट के क्षतिग्रस्त हिस्से में प्राकृतिक रूप से सुधार को तेज कर रही है। योन हैरान था। उसे मेडिकल साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नैनो को इस तरह काम करते देखना अद्भुत था। तभी योन के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। नैनो, क्या तुम मेरा अंदरूनी इलाज पूरा करके डॉक्टर को धोखा देने के लिए मेरी पल्स को ऐसा दिखा सकती हो जैसे मैं अभी भी गंभीर रूप से घायल हूँ? मास्टर, आपका अनुरोध स्पष्ट नहीं। मेरा मतलब है, अगर मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो डॉक्टर को शक हो जाएगा। तो क्या तुम मेरी नब्ज की धड़कन को अस्थायी रूप से बदल सकती हो ताकि डॉक्टर को लगे कि मैं अभी भी बीमार हूँ? जब भी डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, आपकी नब्ज और आंतरिक लक्षणों को अस्थायी रूप से ठीक रूप से बीमार दिखाना पूरी तरह संभव है। यह सुनते ही योन का रास्ता साफ हो गया। अब वह नैनो की मदद से अंदर ही अंदर 30 मिनट में पूरी तरह ठीक हो सकता था और डॉक्टर की नजरों में बीमार रहकर 2 हफ्तों तक सुबमेंग से इंटरनल एनर्जी का गुप्त ज्ञान सीख सकता था। योन की योजना के मुताबिक नैनो ने उसे आधे घंटे में पूरी तरह चंगा कर दिया। रात के खाने के समय इंस्ट्रक्टर इम्पेंग योन से मिलने मेडिकल रूम पहुंचा, लेकिन योन सेल्फ हीलिंग मोड में था और गहरी नींद में सो रहा था। इनपेंग ने डॉक्टर बेक जोंगमेंग से पूछा, इस लड़के को ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, कम से कम 2 हफ्ते। इसके पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, इसलिए इसकी रिकवरी बहुत धीमी होगी। 2 हफ्ते? इनपेंग निराश हो गया। इतने कम समय में यह लड़का अगले टेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएगा। इसकी तो किस्मत ही खराब है। इनपेंग ये मान चुका था कि योन के फेल होने का समय, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह का सूरज उगने से ठीक पहले, जब चारों तरफ अंधेरा था, मेडिकल रूम का दरवाजा खुला। वहां दरवाजे पर कल्ट का राइट बाओ जांग क्रेजी ब्रेड सुबमेंग खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हे उठ जा मेरे शिष्य, तेरा मास्टर आ गया है। सुबमेंग उम्मीद से बहुत जल्दी वापस लौट आया था। कमरे में शराब की वही जानी पहचानी बदबू फैल गई। योन ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गया। माँ, मास्टर, आप इतनी जल्दी? हूँ? क्या अपने मास्टर का स्वागत ऐसे करते हैं? सुबमेंग ने आंखें तरेरी। योन ने तुरंत बेड से उठकर प्रणाम किया। सुप्रभात मास्टर। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरा होमवर्क किया? सुबमेंग ने सीधे मुद्दे की बात की। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे वापस आने से पहले उसे पूरी तरह याद कर लेना? होमवर्क? आपका मतलब जो आपने मुझे इंटरनल एनर्जी की सांस लेने की विधि के बारे में पढ़ने को कहा था? हाँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे वापस आने से पहले उसे पूरी तरह याद कर लेना? योन हैरान रह गया। सुबमेंग जानता था कि योन बुरी तरह घायल है, फिर भी वह इतनी जल्दी उम्मीद कर रहा था। यह बूढ़ा बहुत उतावला है, योन ने सोचा। योन ने एक गहरी सांस ली और कहा, जी मास्टर, मैंने उसे पूरी तरह याद कर लिया है। असल में नैनो ने उसे पहले ही स्कैन कर लिया था। सुबमेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या इस लड़के ने बीमारी की हालत में भी उसे याद कर लिया? सुबमेंग खुद जानता था कि वह ज्यादती कर रहा था, लेकिन योन के जवाब ने उसे खुश कर दिया। बहुत अच्छे, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम अपने गुरु की बात मानते हो। धन्यवाद मास्टर, लेकिन आप इतनी सुबह क्यों आए हैं? योन ने पूछा। अभी तो सुबह की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। सुबमेंग ने बेड के पास एक कुर्सी खींची
और गंभीर होकर कहा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय है। क्या मैं तुम्हें सिर्फ इसी मेडिकल रूम में आकर सिखा सकता हूँ बच्चे? एक बार जब तुम यहाँ से ठीक होकर अपने डोर्म में लौट गए तो मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा। अकेडमी के नियमों के मुताबिक किसी बाहरी से मार्शल आर्ट्स सीखना सख्त मना है। मैं पहले ही नियम तोड़ रहा हूँ। अगर मैं दिन के उजाले में यहाँ घूमूंगा तो गार्ड्स को शक हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ भोर के इस अंधेरे में जब गार्ड सो रहे होते हैं तुम्हें सिखाने आऊंगा। योन का दिल भर आया। उसका मास्टर उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाओ। योन तुरंत बेड से उतरा और जमीन पर बैठ गया। सुबमेंग उसके ठीक पीछे बैठ गया और अपनी दोनों भारी हथेलियां योन की नंगी पीठ पर टिका दी। ये अच्छी बात है कि तुमने मेरी बनाई तकनीक ब्रीडिंग ऑफ 1000 मार्टियल्स को याद कर लिया है। योन ने पूछा, मास्टर आप क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास समय नहीं है लाड़के, इसलिए मैं इस सांस लेने की तकनीक को सीधे तुम्हारे शरीर के भीतर ठूंसने जा रहा हूँ। ठूंसने? क्या मतलब? योन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सुबमेंग ने अपनी बरसों की संचित खौफनाक और प्रचंड इंटरनल एनर्जी का एक बड़ा रेला सीधे योन की रीढ़ की हड्डी के रास्ते उसके शरीर के भीतर झोंक दिया। एक ऐसा झटका लगा जैसे शरीर की नस नस में बिजली दौड़ गई हो। अगग्गा! योन का पूरा शरीर आ गया। चुप रहो, चिल्लाना मत, सुबमेंग ने पीछे से डांटा। वह दर्द इतना असहनीय था कि योन के प्राण हलक में आ गए। उसकी ऊर्जा उस प्रचंड शक्ति के दबाव से फटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन इस बार योन के शरीर को भीतर तक झकझोर देने वाले इस भयानक दर्द के बावजूद नैनो मशीन का ऑटोमेटिक डिफेंस मोड ऑन नहीं हुआ, क्योंकि योन ने पहले ही नैनो को हुक्म दिया था कि जिस प्रक्रिया को वह खुद स्वीकार करे नैनो उसमें दखल नहीं देगी। योन अकेले बिना किसी ढाल के राइट गार्डियन की उस खौफनाक ऊर्जा के दर्द को सह रहा था। क्या योन इस नरक जैसे दर्द को झेल पाएगा? सुबमेंग की खौफनाक इंटरनल एनर्जी योन के शरीर की नसों को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। योन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके दिमाग के भीतर नैनो मशीन अपना काम कर रही थी। शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा के प्रवेश की पुष्टि हुई। ऊर्जा का विश्लेषण जारी। इस ऊर्जा को क्यों यह चक्र कहा जाता है। मास्टर के शरीर पर इसके प्रभावों की जांच की जा रही है। योन दर्द के मारे इस बात से पूरी तरह अनजान था, लेकिन नैनो का यह एक विश्लेषण आगे चलकर उसकी किस्मत पलटने वाला था। दूसरी तरफ सुबमेंग अंदर ही अंदर हैरान था। क्या इस लड़के ने सच में आज तक कुछ नहीं सीखा? जब कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखता तो उसके शरीर की ऊर्जा कई पाथवेज में कई तरह की अशुद्धियां और गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन योन का शरीर तो अंदर से बिल्कुल साफ और शुद्ध था। सुबमेंग को तो पता नहीं था कि यह सब नैनो मशीन का कमाल है, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, क्या ये लॉर्ड का काम है? इसका मतलब लॉर्ड सच में लेडी हुआ से बहुत प्यार करते थे, तभी उन्होंने चोरी छिपे इसके शरीर को इतना शुद्ध बना दिया था। सुबमेंग ने योन की पीठ से अपना हाथ हटाया। वह अपनी इतनी भारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ, तो क्या तुम्हें ऊर्जा का यह बहाव याद हुआ? हाँ बिल्कुल, योन ने दर्द से कराहते हुए कहा। सुबमेंग मुस्कुराया। मुझे पता है यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए यही सबसे सही तरीका है। अब तुम्हारा लक्ष्य इसे 7 दिन के भीतर पूरी तरह सीखना है, समझे? किसी भी आम इंसान के लिए 7 दिन में इंटरनल एनर्जी हासिल करना नामुमकिन था, लेकिन योन ने दृढ़ता से कहा, मैं यह करके दिखाऊंगा मास्टर। यह सुनकर सुबमेंग संतुष्ट होकर वहां से चला गया। अगली सुबह सारे कैडेट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में जमा हुए। सभी इंस्ट्रक्टर्स अपने अपने ग्रुप्स को घूर रहे थे। मैदान का नजारा बदला हुआ था। लगभग हर कैडेट के चेहरे और शरीर पर नील और चोट के निशान थे। यह इसलिए था क्योंकि रात भर डोर्म के अंदर इन लड़कों ने अपनी रैंक तय करने के लिए एक दूसरे के साथ खूनी लड़ाइयां लड़ी ही थीं। अकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स जानबूझकर रात को डोर्म में नहीं गए थे ताकि जंगल का यह नियम अपने आप लागू हो सके। जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादातर ग्रुप्स के लीडर 6 कबीलों के राजकुमार ही बने थे, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसका नतीजा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। लेफ्ट गार्डियन ली हेमिंग ने हैरानी से देखा। क्या उसने चौथे कैडेट को हरा दिया? चौथा कैडेट कोई और नहीं बल्कि खूंखार पॉइजन क्लैन का राजकुमार चुन जोंगसुम था, और उसे हराकर ग्रुप के आगे जो लड़का खड़दद्दा था वह था 18वां कैडेट। उस 18वें कैडेट की दाहिनी आंख पर एक लंबा गहरा निशान था और उसका चेहरा खून से सना था। बाकी सभी राजकुमार जोंगसुम को घृणा की नजरों से देख रहे थे, जो शर्मिंदगी के मारे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। हेमिंग मुस्कुराया। ज्यादातर कैडेट्स राजकुमारों पर हाथ उठाने से डरते हैं, लेकिन इस 18वें कैडेट में सच में बहुत हिम्मत है। 8वें ग्रुप के डोर्म में लानत है। चुन मुकुम ने गुस्से में डोर्म का फर्नीचर लात मारकर तोड़ दिया। बाकी सारे कैडेट्स डर के मारे एक कोने में दुबके बैठे थे। मुकुम को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस योन को वह अपने हाथों से तड़ा पाना चाहता था
वह 2 हफ्तों तक आराम से मेडिकल रूम में मजे करेगा। वो नीच दासी का बेटा आराम से बिस्तर पर लेटा है, यह सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है। तभी एक लड़का जिसकी ठुड्डी थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई थी मुकुम के पास आया। यह जाह्युन था जो बचपन से ही मुकुम का वफादार कुत्ता था। जाह्युन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार शांत हो जाइए, क्यों ना हम एक काम करें। जाह्युन ने मुकुम के कान में कुछ फुसफुसाया और मुकुम के चेहरे पर एक खौफनाक और भयानक मुस्कान आ गई। ठीक 5 दिन बाद दोपहर की ट्रेनिंग का वक्त था। आज कैडेट्स को असली लोहे की तलवारें और ढालें दी गई थी। जाह्युन ने 23वें कैडेट की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? 23वें कैडेट ने डरते हुए सिर हिलाया। जैसे ही इंस्ट्रक्टर इम्पेंग ने फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया, अचानक मैदान में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। आरगग! इंस्ट्रक्टर इम्पेंग भागकर वहां पहुंचा। 23वें कैडेट के पेट में एक असली तलवार आर पार हो चुकी थी। जाह्युन ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था। इम्पेंग ने बिना समय गंवाए खून से लथपथ 23वें कैडेट को उठाया और सीधा मेडिकल रूम की तरफ भागा। दूर खड़े था मुकुम यह देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। मेडिकल रूम में बोर हो रहे डॉक्टर जोंगमेंग को जैसे ही एक मरीज मिला, वह खुशी से उछल उसने जल्दी से कैडेट के पेट से तलवार निकाली, खून रोका और घाव को सिल दिया। किस्मत अच्छी है कि किसी अहम अंग पर चोट नहीं लगी। इसे कम से कम 3 दिन यहीं आराम करना होगा, डॉक्टर ने कहा और इंस्ट्रक्टर को भेजकर खुद भी किसी काम से बाहर ही निकल गया। और जैसे ही कमरे में सन्नाटा पसरा, खेल शुरू हो गया। बिस्तर पर बेहोश पड़ा 23वां कैडेट अचानक बिना कोई आवाज किए उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, दबे पांव डॉक्टर की अलमारी के पास गया और वहां से एक तेज धार वाला सर्जिकल नाइफ निकाल लिया। वह धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ा जिसके चारों तरफ पर्दा लगा था। उसने पर्दा हटाया। सामने चुनयोन गहरी नींद में सो रहा था। बुदबुदाया, मुझे दोष मत देना, मैं बस अपनी जान बचाने के लिए यह कर रहा हूँ। उसने चाकू उठाया और सीधा योन के पैर की नस पर रख दिया। मुकुम का आदेश था कि योन को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया जाए ताकि वह कभी चल ना सके। लेकिन जैसे ही उस ठंडे लोहे ने योन की त्वचा को छुआ, इससे पहले कि वह कैडेट चाकू को 1 इंच भी दबा पाता, एक भयानक और प्रचंड बिजली का झटका उस चाकू के जरिए 23वें कैडेट के पूरे शरीर में दौड़ गया। वह चीखता हुआ पीछे की तरफ हवा में उछला और जमीन पर धर्म से गिरा। उसके पूरे शरीर के बाल जल चुके थे और वह तड़प रहा था। तभी बिस्तर पर लेटे चुनयोन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई नींद नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और ठंडी चमक थी। उसने जमीन पर तड़पते हुए उस कैडेट को घूरा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मुझे यही उम्मीद थी।